नमस्कार दोस्तों, आप सभियों का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी में। माय नेम इज़ ऋषिकेश और आज का हमारा टॉपिक है नेगेटिव ऑयल प्राइसेस एक्सप्लेन्ड, इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन ह्यूमैनिटी। ये ब्रॉड थीम के अंतर्गत ये टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पे कुछ मीम्स देखे रहेंगे, ये काफ़ी फ़नी है। इसमें से 2-3 रिप्रेजेंटेटिव मीम्स मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। तो उसमें से एक मीम कहता है, द बैरल इज़ नाउ मोर एक्सपेंसिव दैन द ऑयल इनसाइड इट। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें फ़नी चल रही हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन ये काफ़ी सीरियस इशू है और इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं, तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। क्रूड ऑयल प्राइजेस हैव फॉलन इन द नेगेटिव जोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। ऑन 21 अप्रैल 2020 ये क्रूड प्राइजेस नेगेटिव जोन में चले गए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि द सेलर इज़ रेडी टू गिव द ऑयल ऑल्सो, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद द ऑयल वो डॉलर देने के लिए भी रेडी है बायर को। मतलब बायर को ऑयल तो मिल ही रहा है, बट साथ साथ ऑयल उठाने के उसके पैसे भी मिल रहा है। दोस्तों, ये काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था और शायद ही इसके आगे ऐसा कभी होगा। तो ये क्या पूरा फिनोमिना है और उसके वजह से क्या क्या चीज़ें हुई है और ये फिनोमिना क्यों हुआ, मतलब ऑयल प्राइसेस नेगेटिव जोन में क्यों गए, इसका विश्लेषण हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक ग्राफ है जो कि 1870 से 2020 तक इतने सारे सालों में हर 15 साल में ऑयल के प्राइसेस कैसे बदलते गए इसको प्लॉट करता है। आप इस ग्राफ को ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे पहला जो ऑयल का स्पाइक है वो आपको 1914-1915 के दरमियान दिखेगा। ये इसके लिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 1914 में स्टार्ट हुआ था और क्योंकि वॉर जीतना ये सभी देशों की इच्छा है, एवरी कंट्री वांट्स टू विन द वॉर, देयरफॉर ये कंट्रीज़ ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा करेंगे अपने टैंक्स के लिए या एरोप्लेन्स के लिए या शिप्स के लिए। इसके बाद 1960 के दशक में ओपेक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कार्टेल बनता है और 1973-74 में ये ऑयल का प्रोडक्शन जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से कम करता है और यूएसए पे ये ऑयल एम्बार्गो डालते हैं, मतलब यूएस को ऑयल देने से मना करते हैं, जिसकी वजह से अचानक से जो डिमांड है वो तो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई ऑयल का कम हो गया और उसके दाम बढ़ गए। इसके बाद अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो सन 2001 से लेके 2007 तक ऑयल के प्राइजेस ये चरण सीमा पे थे, इतने ज़्यादा कि ऑलमोस्ट एक बैरल की प्राइजेस $140 तक चले गए थे। और उसके बाद 2020 के मार्च महीने में ये इतने नीचे गिर गए हैं कि ज़ीरो को भी उन्होंने क्रॉस करके वो नेगेटिव -$40 तक गए हैं। तो यहाँ पे 2 बार ऐसा हुआ है कि ऑयल के प्राइसेस ये बहुत ज़्यादा शार्प तरीके से नीचे गए हैं, 2008-2009 के फाइनेंशियल क्राइसिस में और उसके बाद, और 2020 का जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक है उसकी वजह से जो लॉकडाउन्स हुए उसके बाद। तो ये पूरी स्टोरी समझने के लिए कुछ कुछ बैकग्राउंड आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो ये सभी 5 पॉइंट्स हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे ताकि आपको स्टोरी का पूरा जो पिक्चर है और उसके क्या क्या अलग अलग प्लेयर्स हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी। देखिए दोस्तों, ऑयल के अलग अलग बेंचमार्क होता है। मान के चलिए कि आप आपके घर पे चावल खरीदने जा रहे हो, तो चावल के अलग अलग प्राइजेस होते हैं। अगर आप नॉर्मल सा कोई चावल खरीदेंगे तो उस राइस क्वालिटी की प्राइस कम रहेगी, लेकिन अगर आप बासमती राइस खरीदने वाले हैं तो उसकी जो प्राइस है प्रोबेबली ज़्यादा रहेगी। सिमिलरली किसी भी क्रूड ऑयल का दर्जा वो अच्छा है या बुरा वो तय होता है उसके सल्फ़र कंटेंट पे, और सल्फ़र कंटेंट कम होगा या ज़्यादा ये तय करेगा कि कौन से जगह से, पृथ्वी के कौन से लोकेशन से इसको पाया गया है। तो नॉर्मली कोई भी ऐसा तरीके का क्रूड ऑयल जहाँ पे सल्फ़र कंटेंट कम होगा वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, वो स्वीट ऑयल भी माना जाता है। इसका रीज़न ये है कि सल्फ़र एक इम्प्योरिटी है और जितना ज़्यादा सल्फ़र कंटेंट रहेगा उतना उसका ऑयल का प्रोडक्शन या उससे अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है वो निकालना मुश्किल रहता है, खर्चिक रहता है। तो इस बेसिस पे ऑयल के 3 ऐसे बेंचमार्क के 3 ऐसे टाइप्स हैं। तो उसका पहला टाइप है दुबई ओमान, दूसरा है ब्रेंट क्रूड जो कि इंडिया इंपोर्ट करती है, और तीसरा है WTI। इसका फुल फॉर्म है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। तो बेसिकली ये अलग अलग पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है और इससे सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो ऑयल है वो WTI माना जाता है क्योंकि इसमें सल्फ़र कंटेंट बहुत कम रहता है। तो अभी जो ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव जोन में गए हैं वो WTI के गए हैं, ब्रेंट क्रूड के और दुबई ओमान के नहीं गए हैं। ये पूरे स्टोरी में एक बहुत बड़ा प्लेयर है जिसका नाम है ओपेक, और ये ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये ऑर्गेनाइजेशन 13 देशों का एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और बगदाद में एक एग्रीमेंट हुआ था इन सभी देशों में। इसमें फाउंडिंग कंट्रीज़ कम थी बट धीरे धीरे इसमें और देश जुड़ते गए। तो 1960 में ओपेक बनता है। इसका हेडक्वार्टर है यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के वियना सिटी में, और इसकी अहमियत यह है कि ग्लोबल का जो ऑयल प्रोडक्शन है उसका 44%
ये इतना ज़्यादा प्रोडक्शन सिर्फ ओपेक के जो 13 देश है वही देता है। मतलब ये एक इंटरनेशनल ऑयल कार्टेल है। कार्टेल का मतलब होता है यूनियन। और इनके जो डिसीजन है इसका बहुत बड़ा और बहुत डीप परिणाम होता है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पे। ये परिणाम इस वजह से होता है बिकॉज दे कैन इन्फ्लुएंस द ऑयल प्राइसेस बाय कटिंग डाउन द सप्लाई और बाय इंक्रीजिंग द ऑयल सप्लाई। मतलब ओपेक ने अगर डिसाइड कर दिया कि ऑयल के प्राइसेस को बढ़ाना है तो उनको सप्लाई कम कर देना है। डिमांड है वो तो उतनी ही रहेगी, सप्लाई अगर कम हो गया तो प्राइसेस बढ़ेंगे। और अगर यदि ये लोग चाहते हैं कि प्राइसेस ये घटे तो वो लोग सप्लाई बढ़ा देंगे, ऑटोमेटिकली प्राइसेस घट जाएंगे। तो ये पूरे ओपेक अपने आप में इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल प्लेयर है। और ऐसे ओपेक कंट्रीज़ के पूरे 13 कंट्रीज़ के लिस्ट में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल प्लेयर है सऊदी अरेबिया। जाहिर सी बात है कि सिर्फ ओपेक के देश ही सिर्फ इसके ऑयल के प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं हैं। ओपेक के बाहर भी कुछ कुछ ऑयल के प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और उसमें सबसे बड़े नाम आते हैं यूएसए के और रशिया के। ओपेक की कंट्रीज़ यहाँ पे वर्ल्ड मैप में दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया, इराक, लीबिया, अल्जीरिया, वेनेजुएला, ईरान, कुवैत, यूएई, ऐसे बहुत सारे देश हैं। इसमें से रिसेंटली कतार और इक्वेडोर ने यहाँ से एग्जिट कर लिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे 13 देश है। इसकी थोड़ी सी टाइमलाइन देख लेते हैं। ओपेक ये फॉर्म हुआ था बगदाद में, इराक में, और इसके फाउंडिंग मेंबर थे इराक, कुवैत, ईरान, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। ये ओपेक देशों ने अपने आप को यूनाइटेड नेशंस के साथ रजिस्टर करवा लिया है 2 साल में, 1962 में। और जब ही पैलेस्टीन और इसराइल इन दोनों के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन पैदा हुई थी, तभी यूएसए ने इसराइल को सपोर्ट किया था 1970 से 73 के दशक 70 से 73 के 3 साल में। तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग ये जो अरेबियन लोग हैं या स्पेशली अरब कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, ये यूएसए से काफ़ी नाराज़ थे। और यूएसए को पनिश करने के लिए, उनको लेसन सिखाने के लिए उन्होंने सोच लिया कि हम लोग यूएसए के ऊपर एक ऑयल एम्बार्गो डाल देते हैं। मतलब यूएसए या वेस्टर्न कंट्री जो इसराइल को सपोर्ट करती है उनको हम लोग ऑयल बेचने से मना कर देंगे। बिकॉज उन्होंने सप्लाई बहुत हद तक कट डाउन किया तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइसेस बढ़ गए। $3 प्रति बैरल जो प्राइसेस थे वो $12 प्रति बैरल चले गए। और इसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत सहनी पड़ी। तो ये उसकी ब्रीफ हिस्ट्री है। ऑयल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स कौन से हैं, कौन से कंट्रीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी कंट्री ये सरप्राइजिंगली यूएसए है। यूएसए के जो वेस्टर्न शोर है वहाँ पे पैसिफिक ओशियन से उनको बहुत ज़्यादा हद तक ऑयल मिलता है। और उन्होंने एक नई टेक्निक भी डेवलप की है जिसका नाम है फ्रैकिंग। उसके बारे में हम लोग आने वाले फ्यूचर में थोड़ी देर में देखेंगे। तो यूएसए ये आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रोडक्शन कंट्री है। उसके बाद सऊदी अरेबिया, फिर आते हैं रशिया, फिर कनाडा, ईरान और भी है। तो ये पूरे लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में से कुछ कुछ ऐसे देश है जो ओपेक का हिस्सा है और कुछ कुछ ऐसे देश है जो ओपेक का हिस्सा नहीं है। जाहिर सी बात है कि ऑयल प्रोडक्शन यूनिट्स को या ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज़ को ऑयल प्राइसेस जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा है, क्योंकि उससे उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। एक गट है जिसका नाम है ओपेक प्लस कंट्रीज़ एंड दिस इज़ एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग। इनके बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन ये एक इनफॉर्मल किस्म का ग्रुपिंग है और इसका जो लीडर है वो रशिया है। तो ऐसे ओपेक प्लस कंट्री में कौन कौन आता है? रशिया, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, साउथ सूडान और सूडान। अब देखिए कि ऑयल के प्राइसेस कौन डिसाइड करता है। ये ओपेक या ओपेक प्लस ये सभी लोग इन्फ्लुएंसर है, लेकिन ऑयल के प्राइसेस डिसाइड होते हैं फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। Oil prices, like any other commodity, are decided by the forces of supply and demand, and there are many factors which may affect the supply and the demand. See, the obvious principle is whenever the supply will go down and the demand stays normal or demand is at constant price, तो supply और demand के बीच में disequilibrium पैदा होगा और उसकी वजह से उसके prices बढ़ेंगे। जब उल्टा होगा कि demand कम है या demand constant है और supply अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके जो दाम हैं वो घट जाएंगे। तो ऐसी कोई चीज़ अभी फ़िलहाल हुई है। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है कोरोना वायरस का पैंडेमिक, और उसकी वजह से दुनिया भर में जो लॉकडाउन हो रहा है, लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं, वो आप देख सकते हैं कि सिविल एविएशन ये पहली चीज़ थी जिसको गवर्नमेंट ने रोक दिया। अलग अलग देशों में इंक्लूडिंग यूरोप, यूएसए या फिर इंडिया, इन्होंने सिविल एविएशन को पूरी तरीके से ग्राउंड कर दिया। बाहर के और डोमेस्टिक जितने भी एरोप्लेन की जर्नी है वो उन्होंने रोक दी। और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स बताती है कि मार्च 2019 में भारत ने 19.5 मिलियन टन्स इतना जो ऑयल है उसको कंज्यूम किया था, बड़ी तादाद में इंपोर्ट्स हुए थे। और मार्च 2020 मतलब ठीक 1 साल के बाद इसका जो कंजम्पशन है वो बढ़ने के बजाय वो घट गया है, वो 9.7 मिलियन टन्स है। और अप्रैल के ये आंकड़े और भी कम होने वाले हैं। पूरा भारतवर्ष
130 करोड़ जनता ये लॉकडाउन में है। हर कोई सिटी, हर कोई शहर, हर कोई मोहल्ला ये बंद है। बिकॉज ऑफ दिस रोड्स काफ़ी एम्प्टी है। और यहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्ट आप देख सकते हैं दैट इंडियाज़ फ्यूल सेल्स ड्रॉप 18% इन मार्च, पेट्रोल डिमांड फॉल 16% एंड द डीजल स्लिप्स 24%। तो गाड़ियाँ बाहर नहीं निकल रही है तो उसको ऑयल भी नहीं लगेगा, तो ऑयल की जो डिमांड है वो भी नीचे चली गई। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जो ऑयल को बड़ी तादाद में इस्तेमाल करती है, कंज्यूम करती है प्रोडक्शंस करने के लिए, जैसे रिलायंस है, ONGC, लार्सन एंड टुब्रो, इंडियन ऑयल, NTPC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, दे ऑल ऑफ देम आर हैव बीन क्लोज्ड बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि ऑयल ये एक ऐसी चीज़ है जिसका आखिर से आखिरी प्रोडक्ट हम लोग उसको निचोड़ते हैं, स्क्वीज़ करते हैं। ऑयल को अलग अलग तापमानों पे अगर हम लोग बॉईल करेंगे तो उससे अलग अलग प्रोडक्ट निकलता है। तो ऑयल के ये सभी प्रोडक्ट हैं, लिक्विफाइड पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम गैस, केमिकल, या फिर जो व्हीकल्स के लिए पेट्रोल इस्तेमाल होता है वो, सिविल एविएशन फ्यूल, डीजल फ्यूल्स एक्सेट्रा। तो राइट हैंड साइड में बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे एडिजिव्स है, कारपेंटिंग के लिए जो प्रोडक्ट लगते हैं, या कॉस्मेटिक्स, फर्टिलाइज़र, प्लास्टिक्स, पेंट्स एक्सेट्रा। तो जब भी लॉकडाउन की वजह से ये सभी चीज़ों का कंजम्पशन कम है तो ऑटोमेटिकली क्रूड ऑयल के लिए जो डिमांड है वो भी कम रहेगा। तो पहला जो रीज़न है, प्रोमिनेंट रीज़न है, वो ऑब्वियसली है कोरोना वायरस, और ये हमने ये 3 से 4 स्लाइड्स में देख लिया। एट द सेम टाइम दूसरा जो प्रोमिनेंट रीज़न है वो ये है प्राइस वॉर बिटवीन सऊदी अरेबिया, USA एंड रशिया। अब ये कैसे कारणीभूत है ऑयल के प्राइसेस को ड्रॉप करने के लिए, उसको विस्तार स्वरूप से देख लेंगे। देखिए, इसके लिए कुछ कुछ इवेंट हमें समझने पड़ेंगे। सबसे पहले 2016 में सऊदी अरेबिया और रशिया ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने का एग्रीमेंट साइन करते हैं और कहते हैं कि हम लोग हमारा जो ऑयल का सप्लाई है, प्रोडक्शन है, वो कट डाउन करेंगे। अगर प्रोडक्शन कट डाउन हो गया तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का जो सप्लाई वो कम होगा, लेकिन डिमांड तो कांस्टेंट रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि उसके प्राइसेस बढ़ेंगे और इसका फ़ायदा ओपेक और ओपेक प्लस ये सभी देशों को होगा। लेकिन फरवरी 2020 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये रशिया की एक लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है रॉसनेफ्ट नाम की, उसके ऊपर कुछ इकोनॉमिक सैंक्शन डाल देता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेनेजुएला का पॉलिटिक्स पढ़ना पड़ेगा, उसके विस्तार में अभी हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन आप इतना समझ के चलिए कि ऐसे डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन की वजह से रशिया ये काफ़ी नाराज़ है एंड रशिया इज़ अनहैप्पी विथ USA। तीसरा इवेंट ये होता है कि चाइना में 23 जनवरी को वुहान और हुबेई प्रोविंस ये पूरी तरीके से लॉकडाउन में चला जाता है और ओवरऑल चाइना में ऑयल की डिमांड कम होती है। बिकॉज ऑफ दिस ओपेक की कंट्रीज़ अचानक से स्ट्रेस में आती है, क्योंकि चाइना ये दूसरे नंबर का देश है ऑयल कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर चाइना की डिमांड कम हो गई तो ऑब्वियसली चीज़ है कि उस ऑयल के जो प्राइजेस है वो गिर जाएंगे। और ऑयल के प्राइसेस को ठीक से करेक्ट करने के लिए फिर ये ओपेक कंट्रीज़ एक मीटिंग रखते हैं 5 मार्च को वियना में। इस मीटिंग में एग्री करते हैं कि ऑयल का प्रोडक्शन हम लोग 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे से कम कर देंगे, मतलब 15 लाख इतने बैरल्स हम लोग कम प्रोड्यूस करेंगे, सो दैट ऑयल की डिमांड और सप्लाई मैच हो जाएंगे और इसकी वजह से जो प्राइजेस हैं ये एक दूसरे के साथ मैचअप होंगे। अब ये करने के लिए सिर्फ ओपेक कंट्रीज़ ने ही डिसीजन लेना आवश्यक नहीं है, इसके साथ साथ मतलब सफिशेंट नहीं है, इसके साथ साथ ओपेक प्लस कंट्रीज़ ने भी साथ में आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये पूरी डील ख़राब हो जाएगी, इसका कोई अर्थ नहीं बचेगा। दिस इज़ द रीज़न कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस है वो व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दोनों के बीच में कुछ मौखिक लड़ाई होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं फ़ोन पे, एंड ये एक दूसरे को थ्रेटन करता है। बेसिकली जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस है वो थ्रेटन करता है कि यदि अगर आपने ऑयल के प्रोडक्शन को कट डाउन नहीं किया और हमारे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर हम लोग एक बुरी तरीके का प्राइस वॉर स्टार्ट करेंगे और पूरे इंटरनेशनल मार्केट को फ्लड कर देंगे ऑयल से। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली चीज़ है कि रशिया को नुकसान होगा, सऊदी अरेबिया को भी नुकसान होगा, बट रशिया को भी होगा। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के लीडर है और ये ऐसे किसी थ्रेट से डरने वालों में से नहीं है। अब इसका नतीजा ये होता है कि इन दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुए हैं या फ़ोन पे जो शाब्दिक लड़ाई हुई है, इसकी वजह से रशिया मना कर देती है कि हम लोग ऑयल प्रोडक्शन कट डाउन नहीं करेंगे। तो एक रिपोर्ट कहता है, ये न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है जो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ये कहता है जस्ट बिफोर दैट मीटिंग देयर वाज अ कॉल बिटवीन मिस्टर पुतिन एंड MBS मोहम्मद बिन सलमान। MBS was very aggressive and gave an ultimatum. He threatened that if there is no agreement, Saudi Arabia would start a price war. The conversation was very personal. They shouted at each other and Mr. Putin refused the ultimatum and the call ended badly. इसका मतलब ये तय है कि दुनिया के जो सबसे बड़े 2 ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, उन दोनों के हेड ऑफ द स्टेट के बीच में अगर कोई फाइट है तो उसका परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा।
उसके परिणाम कुछ देशों के लिए अच्छे होंगे, कुछ देशों के लिए बहुत ज़्यादा बुरे। तो यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल कहता है दैट रशिया सऊदी ऑयल अलायंस अंडर द प्रेशर बिकॉज मॉस्को रिजेक्ट्स द प्रोडक्शन कट्स। अब इससे एक दूसरी कंट्री बहुत ज़्यादा डर गई है जिसका नाम है यूएसए। इसका रीज़न ये है कि यूएसए ये सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला कंट्री है, और अगर ऑयल के प्राइजेस नीचे चले जाते हैं तो अलॉन्ग विद सऊदी अरेबिया एंड रशिया यूएसए को भी और उनके जो प्रोडक्शन यूनिट है उनको भी इसका भुगतान करना पड़ेगा। दिस इज़ रीज़न डोनाल्ड ट्रंप ये इमीडिएटली सऊदी अरेबिया के किंग और मिस्टर प्यूतिन इन दोनों के साथ फ़ोन पे बातचीत करते हैं, कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपने एग्जर्ट करते हैं। और यहाँ पे उनका एक ट्वीट आता है, जस्ट स्पोक टू माई फ्रेंड मिस्टर MBS ऑफ सऊदी अरेबिया वो स्पोक विद प्रेसिडेंट प्यूतिन ऑफ रशिया एंड आई एक्सपेक्ट एंड होप दैट दे विल बी कटिंग बैक अप्रॉक्सिमेटली 10 million barrels एंड मे बी सब्सटेंशियली मोर विच इफ इट हैपन्स विल बी ग्रेट फॉर द ऑयल एंड द गैस इंडस्ट्री। अब ऐसे मीडिएशन के बाद टेंटेटिवली 10 से लेकर 11 अप्रैल तक इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में डील साइन होती है, और सऊदी अरेबिया और रशिया ये मानते हैं कि हाँ हम लोग ऑयल प्रोडक्शन कट करेंगे। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जी का और एक ट्वीट आता है और ये प्रेसिडेंट ऑफ रशिया को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और किंग सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया को थैंक यू बोलता है। लेकिन ये पूरी जो मीडिएशन है और इन दोनों के बीच का जो प्राइस वॉर है ये ख़त्म तो हो गया 10, 11, 12 अप्रैल को, लेकिन अब तक ये पूरे सिनारियो को बहुत लेट हो चुका है। अब तक प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है और सप्लाईज इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अभी इसको रोकना बहुत मुश्किल है। आप देखिए दोस्तों कि ये पूरे ऑयल के प्राइसेस को क्रैश करने में एक तीसरा जो प्लेयर है वो है ऑयल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब ये ऑयल के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है देख लेते हैं। बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स दैट ऑब्लिग द बायर एंड द सेलर टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड अ डेट। मतलब अगर आपको मई महीने में ऑयल चाहिए तो उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको अप्रैल में करना पड़ता है। अगर आपको जून महीने में ऑयल का कंजम्पशन करना है आपकी इकोनॉमी को तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा मई में, और जुलाई का होगा जून में, एंड सो ऑन। तो ये चलता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ये 20 अप्रैल को ख़त्म हो गए थे अप्रैल महीने के, और मई महीने में अगर आपको चाहिए ऑयल तो उसके कॉन्ट्रैक्ट नए से करना आवश्यक है। तो एक तरफ से ऑयल की डिमांड बिल्कुल नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है कि अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट से उसका प्रोडक्शन कट डाउन करना चाहिए, लेकिन वो उतना आसान नहीं है। आप इमेजिन करिए कि पुरानी एक बजाज चेतक की स्कूटर होती थी और अगर सिग्नल पे वो स्कूटर रुक जाती है तो ज़्यादातर चलाने वाले उसको बंद नहीं करते थे। इसका रीज़न ये है कि उसको अगर फिर से सिग्नल ख़त्म होने के बाद शुरू करना है तो ज़्यादा फ्यूल लगता था, कई बार ऐसी गाड़ी शुरू भी नहीं होती थी। ये सेम लॉजिक ऑयल प्रोडक्शन के प्लांट्स के लिए भी सच है, लागू पड़ता है। तो ट्रेडर्स ये या फिर प्रोडक्शन यूनिट ये फटक से एक झटके में किसी भी ऑयल प्रोडक्शन यूनिट का जो प्रोडक्शन है उसको बंद नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये है कि ऑयल के एक्सप्लोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट बहुत सालों से पहले से ही साइन हुए रहते हैं। ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग क्रेन्स लगते हैं, ड्रिलिंग मशीन्स लगते हैं, ये सभी मशीनरी रेंटेड होती है, इसके हर दिन के चार्जेस देने पड़ते हैं। ऑयल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हाईली स्किल्ड होते हैं, तो अगर आपको एक महीना ऑयल इंडस्ट्री को बंद करना है तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये स्किल्ड लेबर को आप एक महीने के लिए बेंच पे नहीं बिठा सकते, उनको आपको सैलरी देनी पड़ेगी। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो वो लोग जॉब छोड़ के आपके किसी कॉम्पिटिटर ऑयल प्लांट को ज्वाइन कर लेंगे। सिमिलरली ऐसे बड़े से ऑयल प्लांट को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा तादाद में शुरुआत करने के लिए लगती है। तो स्टॉपिंग द प्रोडक्शन इज़ सिंपली नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि अगर प्रोडक्शन आप स्टॉप करेंगे और 1 से 2 महीने के बाद इसको शुरू करेंगे तो वो शुरू करने का खर्चा बहुत ज़्यादा है, उसमें उस प्लांट का और ऑयल प्रोडक्शन यूनिट का नुकसान होगा। तो अभी आपको ये समझ रहा है कि ऑयल का प्रोडक्शन रोकना ये ऑप्शन नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन है स्टोरेज करना, लेकिन स्टोरेज में भी तकलीफ़ ऐसी है कि पूरे पृथ्वी में जो भी देश है और जितना भी स्टोरेज का कैपेसिटी है वो अब तक पूरी तरीके से सैचुरेट हो चुका है। मीडिया के रिपोर्ट्स कहते हैं द ऑयल मार्केट इज़ रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज स्पेस एंड द प्रोडक्शन कट्स लूम। मतलब एक तरफ से प्रोडक्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा है और ऑयल की जो स्टोरेज स्पेस है वो ख़त्म होने जा रही है। तो ये नौबत इस लेवल पे आई कि स्टोरेज तो फुल हो ही गया है, लेकिन साथ साथ ऐसे जो शिप्स है जो ऑयल को ट्रांसपोर्ट करता है तो उसमें भी भर भर के ऑयल भरा गया, लेकिन उसके बावजूद भी ऑयल अभी प्रोडक्शन हो ही रहा है और अभी आपके पास स्टोरेज नहीं है। इसके साथ साथ और एक समस्या ये है कि ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना बहुत कॉस्टली है। आप देखिए कि रेल से अगर ऑयल आपको ट्रांसपोर्ट करना है एक बैरल 1000 मील पे, तो उसका जो कॉस्ट है प्रति बैरल वो है $4.25 से लेके $5.50 तक। अगर आप पाइपलाइन से इसको ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा पैसा कम लगता है, बट फिर भी ये अमाउंट ज़्यादा है, और टैंकर से तो ये बहुत ही महंगा है। मतलब जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और फ्यूचर मार्केट्स के ट्रेडर हैं जो ऑयल के फ्यूचर मार्केट्स में ट्रेड करते हैं,
ये कैच 22 सिचुएशन में आए हैं कि एक तरफ से डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, दूसरी तरफ से प्रोडक्शन आप रोक नहीं सकते, आप स्टोरेज कर नहीं सकते, तो आप करें तो क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप इसको जितना ज़्यादा निकाल सकते हो उतना निकालिए, क्योंकि स्टोरेज करना या ट्रांसपोर्ट करना ये बहुत ज़्यादा खर्चिक है, उसके लिए बहुत पैसा लग रहा है। इसके लिए hence for traders of oil futures market it would be more costly to transport and store oil as compared to selling it negatively। मैं आपको और एक उदाहरण के साथ इसको समझाना चाहता हूँ। मान के चलिए कि आपने आपके घर पे कोई नया सोफ़ा सेट खरीद लिया। अब आपका पुराना एक सोफ़ा का सेट है जो कि निकालने के सिवाय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब तक आप पुराना सोफ़ा सेट नहीं निकालते तब तक नया घर में नहीं आ सकता। तो आप किसी कबाड़ी वाले को घर पे बुलाते हो, आपने जो सोफ़ा सेट खरीदा था पहले पुराना वाला, उसकी कीमत है 50,000। अब कबाड़ी वाला बोलता है कि इसके सिर्फ मैं 5,000 दूंगा, मतलब वो 10% ही प्राइस ऑफर कर रहा है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी आप मजबूर है, आपको उसको 5,000 में क्यों ना सही उसको अंडर सेल करना है, क्योंकि नया सोफ़ा सेट आने के लिए पुराना घर के बाहर निकलना चाहिए। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे पैदा हुई है कि अगर ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना है या स्टोर करना है या फिर उसका प्रोडक्शन रोकना है, ये सभी चीज़ें बहुत कॉस्टली है। तो उससे बेहतर ये है कि इसको निगेटिवली सेल करो। मतलब निगेटिवली सेल करने के बावजूद भी ऐसे ट्रेडर और ऐसे प्रोडक्शन यूनिट्स ये पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये कारण है ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो निगेटिव में जाना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो अलग अलग प्लेयर्स हैं, जैसे कि ओपेक, सप्लाई फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, स्पेक्यूलेटर्स, गवर्नमेंट, बिग ऑयल कंपनीज, ये सभी लोगों का एक इंटरप्ले है एंड बिकॉज ऑफ विच ऑयल के प्राइजेस ये नेगेटिव जोन में चले गए हैं। इतनी बड़ी घटना होने के लिए सिर्फ एक या दो फैक्टर्स कारणीभूत नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स जब एक साथ आते हैं तब ऐसी कोई बड़ी चीज़ होती है। हर किसी इवेंट के दो साइड्स होते हैं, एवरी कॉइन हैज़ गॉट टू साइड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो सिमिलरली अभी तक जो चीज़ें हमने देखी है वो तो एनालिसिस था, लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे देखेंगे। देखिए भारत पे इसका जो परिणाम है वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर ऑयल के एक बैरल का दाम ये $20 प्रति बैरल से $19 प्रति बैरल होता है, मतलब $1 से वो कम होता है, तो बिहाइंड एवरी $1 फॉल इंडियन गवर्नमेंट सेव्स 10,700 करोड़ रुपीज़। इकोनॉमिक टाइम्स का एक रिपोर्ट ये बताता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ऑयल के प्राइसेस 50 या $55 प्रति बैरल थे, वो अगर 20, 30 या फिर 10 या नेगेटिव में जाएंगे तो कितनी सारी बचत गवर्नमेंट की होगी, इंपोर्टिंग गवर्नमेंट्स की। तो इंडिया भी एक इंपोर्टिंग कंट्री है, तो हमारे लिए अच्छी खबर है। लेकिन यहाँ पे और एक न्यूज़ आर्टिकल कहता है दैट इन सऊदी रशिया ऑयल प्राइस वॉर इंडिया इज़ अ बिग विनर। तो आप देख सकते हैं मोदी जी काफ़ी खुश होंगे क्योंकि ऑयल के प्राइसेस गिर गए हैं। तो आवर इंपोर्ट बिल विल बी लो, हेंस करंट अकाउंट डेफिसिट भी काफ़ी कम रहेगा। लेकिन असल में सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। लाइव मिंट के रिपोर्ट से कहता है कि हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑयल क्रैश प्राइजेस that has been missed by India because of lack of enough storage capacity। तो भारत में जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट कहता है रिफाइनरीज एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से दैट लैक ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट फॉर द कंट्री एट अ टाइम व्हेन द फ्यूल प्राइजेस आर एट हिस्टोरिक लो। हैड वी क्रिएटेड मोर स्पेस टू स्टोर द क्रूड वी वुड हैव सिक्योर्ड सप्लाईज लाइक अवर एशियन पियर्स। मतलब देने वाला देता है तब छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन हमारी जो झोली है वो काफ़ी कम है, तो हम लोग उसको इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पाए ऐसे बेनिफिट को। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया की जो ऑयल को स्टोर करने की कैपेसिटी है वो सिर्फ 39 मिलियन बैरल्स है, जबकि जापान की वो 528 मिलियन बैरल्स है और चाइना की तो 550 है। तो इंडिया ने एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी मिस की है, क्योंकि बाय द टाइम हम लोग हमारे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए 5 से 7 साल का कालावधि लगता है, तब तक तो ऑयल के प्राइसेस फिर से बाउंस बैक शायद हुए रहेंगे। अब ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या है वो भी तुरंत देख लेते हैं। बेसिकली ज़मीन के अंदर जो भी अलग अलग माइंस होती है जो कि ऑलरेडी एग्जॉस्ट हुई है, मतलब उसके अंदर का जो मिनरल है वो ख़त्म हुआ है, ऐसे माइंस को इस्तेमाल किया जाता है ऑयल को स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए। ऐसे SPR स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स ये भारत में 3 हैं। कर्नाटक स्टेट में मैंगलोर और पदूर ऐसे 2 जगहों पे ये रिजर्व्स है, और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने और 2 ऐसे SPR को अलाउ किया है, मतलब उसका सैंक्शन उसको कमीशन की अभी तक कमीशन नहीं हुआ, उसको बनाने की शुरुआत की है, लेकिन अभी तक ये रेडी नहीं है। उसमें से एक है चंदीखोल में उड़ीसा और दूसरा है अगेन कर्नाटक में, लेकिन अभी तक ये रेडी नहीं है। तो बेसिकली ऐसे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स ये कोई भी कंट्री इसी के लिए बनाती है ताकि ऐसे सिचुएशन में ऑयल वो स्टोर कर सके, और जब भी ऑयल के प्राइजेस ये बहुत ज़्यादा बढ़े तभी इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग दोज ऑयल
ये डायरेक्टली एसपीआर से अपना ऑयल निकाल के इंडिया में इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है वो हमारे पास बहुत कम है, इसके लिए प्राइसेस बहुत कम होने के बावजूद भी हम लोग इसको ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाएंगे। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि इट में ट्रिगर द रिवर्स माइग्रेशन। आप देखिए दोस्तों, भारत में से तकरीबन 90 लाख लोग, मतलब 9 मिलियन लोग ये मिडिल ईस्ट में जाते हैं एनआरआई के तौर पे, मतलब वो इंडियन डायस्पोरा है। ये सभी लोग वहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं, वहाँ पे अपना इंटेलेक्चुअल लेबर लगाते हैं और जो भी सैलरीज उनको मिलती है उसका कुछ पार्ट पेमेंट ये घर पे भेजते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रेमिटेंसेस। ये पार्ट पेमेंट जो आता है वो आता है इंटरनेशनल करेंसीज़ में, मतलब युआन में या पाउंड्स में या डॉलर्स में। और ये इंडिया को एक बहुत बड़ा फॉरेन रिजर्व्स का एक सप्लाई है। लेकिन मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ अगर नेगेटिव जोन में चली जाती है, क्योंकि उनकी इकोनॉमीज़ ये ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनकी इकोनॉमी अगर डाउनटर्न में चली जाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो लोग को बहुत सारे लोगों को जॉब से निकालना पड़ेगा। उसमें बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली और भारतीय ऐसे सभी लोग रहेंगे। जब ये सभी के जॉब चले जाएंगे तो वो लोग ऐसे देशों में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, क्योंकि मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ का नेचुरलाइजेशन करने का पॉलिसी नहीं है। यदि अगर आप यूएसए, यूके या कनाडा में हो तो ऐसे जगहों में अगर आप काफ़ी सालों से रह रहे हो, वहाँ पे अगर आपने घर गृहस्थी सेटअप कर ली है तो ऐसे देश आपको सिटीजनशिप देते हैं। लेकिन मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ आपको सिटीजनशिप नहीं देती है। अगर आप वहाँ पे फाइनेंशियली प्रोडक्टिव नहीं हो या आपको काम से निकाला जाए तो फिर आपका वीज़ा लगभग ख़त्म हुआ है और आपको वापस घर पे आना है इंडिया में। तो बिकॉज ऑफ दिस जॉब लॉस होगा और ये रिवर्स माइग्रेशन ट्रिगर हो सकता है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि इसकी वजह से कोरोना के केसेस और बढ़ेंगे। आप इमेजिन करिए कि 90 लाख लोगों में से अगर 10% मतलब 9 लाख लोग भी वापस आए तो इंटरनेशनल जर्नी में कुछ लोग इन्फेक्ट होंगे और फिर वो और कुछ लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसका दूसरा परिणाम है कि हमारा जो फॉरेक्स है या फॉरेन रिजर्व्स की जो अर्निंग है फॉरेन करेंसी की वो कम हो जाएगी। और फाइनली इंडिया में जो जॉब सीकर है वो और बढ़ेंगे और ऑलरेडी जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है, जो अंडर स्ट्रेस है, वो और ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाएंगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। इसका और एक ये परिणाम हो सकता है कि पॉजिटिव ये है या नेगेटिव ये तो आने वाला फ्यूचर बताएगा, लेकिन अरब स्प्रिंग जैसी घटना घट सकती है। बेसिकली अरब स्प्रिंग या जैस्मिन रिवोल्यूशन ये अलग अलग देशों में, जो मिडिल ईस्ट के देशों में रिवोल्यूशन फैला था उसके लिए एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्यूनीशिया से शुरुआत हुआ, फिर मोरक्को, अल्जेरिया, इजिप्ट, साउथ सूडान, सीरिया, इराक, येमेन, ऐसे बहुत सारे देशों में ये फैलते गया। और सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान ऐसे कुछ ही देश बचे हैं जो कि वहाँ पे एकाधिकारशाही तो है लेकिन वहाँ पे अभी तक कोई रिवोल्यूशन या क्रांति नहीं हुई है। अगर ऐसे मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ का ऑयल के दाम नीचे होने की वजह से इकोनॉमिक रिकवरी बहुत स्लो होता है या नहीं होता है तो फिर यहाँ पे पॉवर्टी की समस्या बढ़ेगी। वहाँ के लोग अपनी सरकार से ज़्यादा और नाराज़ हो जाएंगे और वहाँ पे कोई रिवोल्यूशन किक स्टार्ट हो सकता है। तो ये एक उसका परिणाम हो सकता है। दोस्तों, ऑयल के जो प्राइजेस है उसको और भी नीचे खींचने के लिए और भी कुछ घटक कारणीभूत हो सकता है। तो ये 5 से 6 ऐसे अलग अलग रीजंस है जिसकी वजह से ऑयल के प्राइजेस और नीचे जा सकता है। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि मोर सप्लाईज विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज़, जैसे फ्रैकिंग की टेक्निक है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में इन्होंने शेल गैस का रिवोल्यूशन स्टार्ट किया और अभी इनका खुद का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है कि सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट के ऑयल के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है। मतलब ऑलरेडी सप्लाई ज़्यादा था और उसमें बिकॉज ऑफ दिस शेल गैस रिवोल्यूशन सप्लाई और बढ़ गया, तो प्राइजेस गिर जाएंगे। आप देखेंगे कि रिसेंटली वेनेजुएला जो सदर्न अमेरिका में एक देश है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े ऑयल के रिजर्व्स पाए गए हैं। ये ऑयल के रिजर्व सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा है। मतलब आने वाले फ्यूचर में ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो घटेगा नहीं, बढ़ सकता है। एलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, इन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स काफ़ी अच्छी तरीके से पहली बार बनाए। मतलब वो लोग पायनियर इलेक्ट्रिक कार में शायद ना हो, लेकिन प्रोफेशनल बहुत ही बढ़िया तरीके की इलेक्ट्रिक कार बनाने में और उसको कॉन्सेप्चुलाइज करने में इनका पहला नंबर आता है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक कार्स ये बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट भी उनके लिए सब्सिडीज़ ऑफर करती है। ऐसे कार्स में जो फ्यूल है वो काफ़ी चीप होता है क्योंकि बिजली पे ऐसी कार चलती है। ये कार्स काफ़ी टेक सेवी और ऑटोमेटेड होती है। आप इस कार में आराम से सोते हुए भी बैठ सकते हैं और ये कार अपने आप ऑटोमेटिकली चलेगी और आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी। ऐसे कार्स में बहुत सारे सेंसर्स लगने की वजह से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट है वो ना के बराबर होती है और ये काफ़ी ट्रेंडी होती है अपने लुक एंड फील में। दिस इज़ द रीज़न कि आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कार्स ये बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम होने वाली है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाम का एक
ग्लोबल इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की है और आप देख सकते हैं कि 2015 का ये फ़ोटो है कि भारत के बाहर दुनिया भर में जितने भी हेड ऑफ़ द स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चांसलर, ये सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और वो अपना सोलर पावर का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बातचीत करते हैं, कुछ नीतियाँ, कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर काम करते हैं। तो आने वाले फ्यूचर में अगर सोलर एनर्जी बढ़ती है तो फिर ऑयल एनर्जी का जो इस्तेमाल है वो कम होगा, उसकी डिमांड है वो घटेगी। और फाइनली क्लाइमेट चेंज की मूवमेंट। देखिए दोस्तों, हमारे पास कोई दूसरा प्लैनेट नहीं है, वी हैव ओनली वन प्लैनेट, सो देर इज़ नो ऑप्शन बी, देर इज़ नो प्लैनेट बी। अब ऑयल प्रोडक्शन की वजह से जो फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन होता है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ते हैं और क्लाइमेट चेंज ये हो रहा है, या फिर क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना बहुत सारे क्लाइमेट चेंज के मूवमेंट एनवायरमेंटलिस्ट ऐसे लोग हैं, इन्होंने ये डिमांड रखी है कि ऑयल के जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जीज़ हैं, इसको खोजा जाए और इसको इस्तेमाल किया जाए। और आने वाले फ्यूचर में ऐसी ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जीज़ को बहुत बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया जाएगा। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर ये बोलते हैं कि ऑयल का जो एज है वो अभी लगभग ख़त्म होने आया है। द ऑयल एज इज़ कमिंग टू अ क्लोज। इनफैक्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने ब्लॉग में लिखा है दैट इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वेदर बट इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। मतलब ऑयल एज ख़त्म होगा या नहीं ये सवाल ही नहीं है, वो तो ख़त्म होगा ही, सिर्फ सवाल ये है कि कब। तो दोस्तों यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑयल एज विल नॉट बी ओवर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सप्लाई, ऑयल एज विल बी ओवर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिमांड ऑफ ऑयल। तो आई होप आपको ये पूरा फिनोमेना समझा है। ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव जोन में जाने के लिए इकलौता कोरोना वायरस और उसका पैंडेमिक जिम्मेदार नहीं था। उसके लिए जो प्राइस वॉर है ऑयल का सऊदी अरेबिया रशिया के बीच में, वो भी ज़िम्मेदार था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के जो अलग अलग मसले हैं वो भी ज़िम्मेदार थे। स्टोरेज कैपेसिटी ख़त्म होना वो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था। तो यहाँ पे काफ़ी फ़नी वीडियो है जो हम लोग देखेंगे और इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, ये पूरा लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप इस लेक्चर को लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये लेक्चर के जो नोट्स है, इसकी PDF कॉपी है, वो टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, t.me/conceptacademy_ऋषिकेश सर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।